हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन ऑन क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भी फिलहाल 7 में होंगे, 8 में होंगे, 9th या 10th में होंगे, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता, जिन्हें इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसे इंग्लिश समझना नहीं आता, उनको बार बार इंग्लिश रटना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब रटना ना पड़े, आपको रटने से छुटकारा अगर चाहिए, तो मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ते हैं, आई थिंक आप सभी के पास इंग्लिश का करेंट ट्रांसलेशन बुक होगा, तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको आधा से ज़्यादा जो इंग्लिश का बुक है रीडिंग करने आ जाएगा, उसको समझने आ जाएगा, और आप किसी को उसको समझा भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो एप्लीकेशन लिखना होता है इंग्लिश में या ऐसे लिखना होता है, इसको रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसको ट्रांसलेट करके भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस उसके लिए आपको ट्रांसलेशन को अच्छे से सीखना पड़ेगा। और ट्रांसलेशन में अगर आप टेंस के सभी जो टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लें, और फिर इंग्लिश ग्रामर का जो भी पार्ट्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब करें। पहले आप ट्रांसलेशन सीखिए, तभी आपको उसमें भी ये काम आएगा। बिना ट्रांसलेशन के आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको फिर टीचर से आपको पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को अच्छे से समझें। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बतलाऊँगा इंग्लिश ट्रांसलेशन में। और अगर आप को टेंशन नहीं लेना है कि अगर आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो दोस्तों, जो टेंस होता है, टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है। अब ये काल क्या होता है? तो काल नॉर्मली अगर इसको हम अगर डिफाइन करें तो काल को इस तरह से कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य या घटना के होने के समय का पता चलता हो। यानी कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है, अगर उसका पता जिस क्रिया के शब्द से या क्रिया के रूप से पता चलता है, उसे हम लोग काल बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, राम घर जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस काल का क्वेश्चन है, यानी किस टेंस का क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्वेश्चन है राम घर जाता है, यानी जाता है, यानी कि इसमें क्या है। तो इससे पता चलता है कि ये चल रहे समय में कोई काम हो रहा है, यानी कि वर्तमान काल में। अगर यही रहता है कि वह राम घर जाता था, यानी कि ये बीत चुका है, तो बीते हुए समय का है। और अगर यही रहता राम घर जाएगा, तो ये आने वाले समय का क्वेश्चन हो जाता। क्या हो जाता? आने वाले समय में, कि अभी गया नहीं है, जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्ब के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का पता चलता है कि ये समय कब हो रहा है, अभी चल रहे समय में हो रहा है, या बीते हुए समय में हो चुका है, या आने वाले समय में होगा, तो इसे हम लोग काल बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि टेंस जो है, यानी जो काल है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, प्रेजेंट टेंस। जो दूसरा टाइप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। ये आपको याद रखना। आप चाहे तो यहाँ पे दे भी सकते हैं आधा, तो बहुत जगह दिया रहता है, बहुत जगह नहीं भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्तमान काल। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE, पास्ट टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी जो बीत चुका है, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, या बहुत सारे बुक में आपको भविष्यत ऐसे त दिया रहेगा, तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, भविष्य काल। तो इस तरीके से मेनली क्या होता है कि जो टेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
और आगे जाके इन्हें भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब वो 4 टाइप्स क्या है तो मैं वो भी बता देता हूँ, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आगे आपको काम देगा। और फिर हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो सबसे पहला टाइप्स होता है उस पर बढ़ेंगे कि वो एक्चुअल में होता क्या है। तो सभी के 4 टाइप्स होते हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके प्रेजेंट टेंस को करेंगे, बाकी सभी में वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो टाइप्स होता है वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये ई है, ठीक है, परफेक्ट टेंस। और लास्ट हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टेंस है, टेंस का 3 बेटा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इन तीनों का 4 बेटा है, यानी कि टेंस का 4 पोता है, ठीक है। इससे भी 4 पोता है, इससे भी और इससे भी है, ठीक है। उसका नाम क्या है? सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। फिर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जहां जहां भी प्रेजेंट लिखा हुआ है उसको अगर पास्ट कर देंगे तो पास्ट का वो बन जाएगा, यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर सब जगह लगा देंगे तो फ्यूचर टेंस का हो जाएगा, यानी कि चारों का नाम सेम रहता है, बस उसमें जो पास्ट और फ्यूचर वो बदल जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग मेनली टॉपिक को पढ़ेंगे, जानेंगे, वो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा जो सेंटेंस आता है बुक में वो इसी चैप्टर से आता है। और साथ ही साथ अगर आप स्पोकन में, यानी कि आप अगर डेली लाइफ में अगर बोलने का प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं और कैसे, और इसमें क्या क्या रूल आते हैं जो आपको याद करना है इसको बनाने के लिए। तो और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको बेसिक ट्रांसलेशन नहीं आता है, जैसे सिंपल इज आर एम का यूज़ करने का जो दिया रहता है, मैं खुश हूँ, आप गरीब है, इस तरह का जो सेंटेंस होता है हिंदी से इंग्लिश बनाना, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो सबसे पहले आप उसको सीखेंगे। मेरे चैनल पे इज आर एम और वाज वेयर और शैल विल से रिलेटेड आपका दिया हुआ वीडियो अपलोड किया जा चुका है पहले से ही, तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो इसको बनाने में भी आपको बहुत आसानी होगा, क्योंकि बेसिक जो चीज़ होता है उसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप देख चुके हैं वो पहले से या आपको आता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें और इस वीडियो को देखें ताकि आप आगे सीख सकें। और अगर नहीं आपको आता है तो पहले उस वीडियो को मैं कहूँगा देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको इसको लिखना है तो जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आपको ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही टेंस का नाम है, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस है उसको बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। तो आप कॉपी पेन अपना रेडी रख के रखिए,
कॉपी पेन अपना रेडी रखेंगे, ताकि मैं जो भी पॉइंट्स आपको बोलूँगा उसको आपको नोट डाउन करना है। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट्स नहीं नोट डाउन करते और अगर इसको याद नहीं करते हैं तो आपसे ये सेंटेंस बनने वाला नहीं है, हमेशा आपको गलती होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जानना होता है कि इसका पहचान क्या है, यानी कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ वाक्य है, जो सेंटेंस जो हिंदी में दिया हुआ है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है, तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहूं, तीहूं आदि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट, तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, तो जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जो आपको हिंदी में दिया रहेगा सेंटेंस, तो आपको बस देखना है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहूं, तीहूं, ते हो आदि लगा रहे, तो समझ जाएंगे कि वह वाक्य क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, जैसे में कुछ हम लोग एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वह घर जाता है, तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा? दोस्तों, आपको बनाने से पहले आपको एकदम पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहचान में नहीं आता, नहीं पहचान पाते हैं, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए आपको पहले पहचानना है, उसको आप बार बार इसको देखिए अच्छे से, फिर पहचाने। तो वह घर जाता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने का ये हो गया, यानी क्रिया ये है। उसके अंत में देखना ता है कि नहीं लिखा, तो ता और ये है, तो ये है, इसलिए ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता, आप पढ़ रहे हैं, तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा? अब यहाँ पे देखिए, रहे हैं लिखा हुआ, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं में क्या कहीं भी ता नजर आ रहा है? नहीं। अगर यही रहता कि आप पढ़ते हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस का होता, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता। प्रेजेंट टेंस का तो है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, लास्ट में ता, ती, जो भी ता हूं, ती हूं, ते हो, ये सब रहना चाहिए, यानी ता वाला होना चाहिए वर्ड, तभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, यानी ये नहीं है। ठीक है, तो आपको बस पहचानने आना चाहिए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग रूल देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। और रूल से पहले भी कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको बहुत जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप हमेशा बनाने में गलती करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत बार पढ़े होंगे, अनगिनत बार पढ़ चुके होंगे, कोचिंग में, ट्यूशन में या स्कूल में, जहाँ भी, बट फिर भी उनको बार बार गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि वो कुछ बेसिक चीज़ का ध्यान नहीं देते। अब वो बेसिक चीज़ क्या है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट। ठीक है, अब वो चीज़ है क्या? सबसे पहला जो चीज़ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? यानी ये आपको नोट कर लेना है कि कभी भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का यूज नहीं करेंगे। यानी जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो इज, आर, एम नहीं लगाना है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वह घर जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको पता है कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस प्रकार से। कैसे? ही इज गोइंग टू होम, या ही इज
टू होम, बहुत सारे बच्चे तो टू भी नहीं लगाते हैं। तो ये दोनों ही जो सेंटेंस इस तरीके से जो बच्चे बनाते हैं वो दोनों ही क्या है, गलत है। पहला कि कभी भी इज आर एम का यूज नहीं करना, ठीक है। और दूसरा चीज ये भी याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे आईएनजी लगा देते हैं, गोइंग, ईटिंग, है ना, लाफिंग, रनिंग, इस तरह से। तो इस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी इस तरह का वर्ब यूज नहीं करना जिसमें आईएनजी लगा हो, यानी गोइंग, ईटिंग, ये सब लगाना ही नहीं है, नहीं तो हमेशा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आखिर इसमें करना क्या है, कैसे बनाएंगे, जब इज आर एम नहीं लगाना है तो कैसे इसको हम बनाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों आइए अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आगे का कुछ रूल जानते हैं, इंपॉर्टेंट रूल, जिसके बिना आप इसके ट्रांसलेशन को बनाना काफ़ी आपको मुश्किल हो सकता है। तो वो रूल है क्या, तो सबसे पहला रूल है एस या ई एस लगाने का नियम। क्या है, एस या ई एस लगाने का नियम। आ जाओ, आ जाओ, बैठो यहाँ, आओ, गेट लगाओ, आवाज बताएगा, गेट पूरा लगाओ अच्छे से, चलो जल्दी 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 बैठो। बेलने से 10 बार बना चुके हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा आवाज, बैठो। अभी तक कब तक बना रहता, चलो आगे तो ट्रांसलेशन सीखो, छूटा हुआ था ना। हाँ तो चलो कॉपी खोलो, हाँ ये सब रिकॉर्ड हो रहा है होगा, इसलिए कॉपी खोलो जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, हमारे कुछ बहुत ही समझदार स्टूडेंट लोग आ गए हैं, साथ साथ ये भी सीखेंगे। तो हम लोग जानने वाले हैं क्या, एस या एस लगाने का नियम, यानी हम लोग कब एस या एस लगाएंगे और कब एस या एस नहीं लगाना। तो जल्दी निकालो ना जी, शांति बनाओ, चैन खोल खाल मत करो। हो गया, ठीक है। तो एस या एस कब लगाएंगे, तो जब, पहला देख लीजिए, जब सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल नंबर हो। प्लूरल मतलब हम लोग बोलते हैं बहुवचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, ठीक है। यानी जब एक से ज्यादा आदमी का नाम हो, जैसे राम और श्याम, बहुत सारे जानवर हो, गाय, घोड़े, लड़के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब रहे प्लूरल नंबर, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। यानी कि जब आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर रहे, ठीक है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। दूसरा, जब ही रहे सब्जेक्ट में, ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और एक वचन का मतलब क्या होता है, एक वचन। एक वचन का मतलब होता है एक आदमी का नाम हो, या जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो। तब हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे, वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, ठीक है। ये दो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस को बनाने के लिए, इस टेंस को बनाने के लिए। अगर आपको इन दोनों में से अगर एक भी रूल याद नहीं रहता या गड़बड़ होता है तो आपका क्वेश्चन हमेशा गड़बड़ बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले इस रूल को अच्छे से याद रखेंगे, तभी आप तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फिलहाल पहला रूल बतलाऊंगा, बाकी जो 5 रूल बचेंगे वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आप पहला रूल को अच्छे से देखें और अच्छे से सीखें, ठीक है। तो रूल नंबर है क्या, रूल नंबर 1, रूल 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पहला रूल है। और इसके अलावा 5 और रूल है, ठीक है। ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका ऑलरेडी, इसलिए इस वीडियो में मैं ज्यादा 5 मतलब 6 रूल नहीं बता पाऊंगा। तो फिलहाल एक ही रूल से आपको काम चलाना है। और अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, और अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि हाँ सर मुझे इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए, तो मैं उसका भी जल्दी से उस वीडियो को बनाऊंगा। तो सब पहले समझते हैं।
तो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, बोलो जी, सब्जेक्ट क्या है? पढ़ता। तुम बोलो सब्जेक्ट क्या है? किताब। किताब। वाह, चलिए, मेरे क्या है ना, मेरे दोनों समझदार स्टूडेंट हैं, दोनों ने ही गलत जवाब दिए हैं, क्योंकि ये लोग भी ऑलरेडी अभी सीखना शुरू किए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ये गलती नहीं करें। सब्जेक्ट हमेशा ज्यादातर केस में पहला वाला वर्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट जो शब्द होगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। और वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वह को ही। सही जवाब। तो वह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ही, एच ई ही। अगर लड़की रहता है, जैसे वह पढ़ती है, तो वहां पे क्या लगाते हैं? शी। ठीक है, तो ही हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है वर्ब के साथ, पहले वर्ब लिखना है, फिर वर्ब के साथ एस या एस चेक करेंगे। तो वर्ब क्या है? वर्ब मतलब काम यानी क्रिया। तो क्या चीज का यहाँ पे काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, यानी पढ़ता हो गया यहाँ पे वर्ब। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? पढ़ना का रीड। पढ़ना का रीड। रीड का स्पेलिंग आर ई ए डी, रीड। ठीक है, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। अब हमें चेक करना है कि वर्ब के साथ एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना। यहाँ रूल था ना, वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किस में है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। अब ही इस सेकेंड वाले में आता है, और सेकेंड वाला क्या है? ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर रहे तब एस एस लगाना है, यानी यहाँ पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा? एस लगेगा तो रीड्स हो जाएगा। ही रीड्स। अब वो क्या पढ़ता है? किताब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बुक। ठीक है, जब भी किताब रहे, ठीक है, तो वहां पे ए का यूज करना है, क्योंकि एक बार में इंसान एक ही किताब पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया इसका। और भी दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। दूसरा मान लीजिए, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो रूल के अनुसार ही हमें चलना है। रूल यहाँ पे क्या है? सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, है ना। पहला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट में आता है। तो मैं का अंग्रेजी आई। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब यानी काम क्या हो रहा है? दूसरा स्टेप वर्ब जाने का। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो, यानी आई गो हो गया। अब यहाँ पे हमको ये भी चेक करना है कि वर्ब के साथ एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट आई है, आई कहाँ पे? यहाँ पे है। तो जब आई रहता है तो एस एस लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता। तो यहाँ पे आई गो ही छोड़ देंगे, इसमें एस एस लगाने का जरूरत नहीं है। अब आई गो, अब जब भी गो रहता है तो उसके बाद टू का यूज हमेशा करना है। आई गो टू, कहाँ जा रहा है? बाजार। तो बाजार का मार्केट। तो इस तरीके से अगर आप भी रूल के अनुसार चलते हैं तो आपको ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से अपना बुक जो ट्रांसलेशन का अगर आपके पास है तो उसको खोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निकालिए। आई थिंक एक्सरसाइज 75 में होगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। पहला रूल वाला जो क्वेश्चन होगा, और साथ ही उसका वर्ड मीनिंग जो है उसको भी याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं याद करते हैं तो बार बार आपको देखना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा। तो वर्ड मीनिंग जरूर याद करें। और तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी 5 रूल बचे हैं उसको बताऊंगा, साथ साथ ये पहला रूल भी उसमें भी कोशिश करूँगा बनाने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो उस पर अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।